कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक तुम्हारे को एक याद होगा, जैसे ये कोई पॉइंट होता है 2,3, इसमें हम ये सारे कोऑर्डिनेट से डील करते हैं। ये होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को पूरा अगर डिनोट करना है एक्स ओ एक्स डैश, वाई एक्सिस को डिनोट करना है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको ये याद होगा, इसको बोलते हैं हम, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है? 3y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता था एब्सिस्सा, और इसका क्या होता था? ऑर्डिनेट। पता है इतना? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस्सा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इसके अंदर ना तीन गेन के तीन फॉर्मूले वही वही आते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली पूरी एक्सरसाइज जो डील कर रही है वो किससे डील करती है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और बहुत ही आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप देखते हो तो देखो कैसे होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो हमारे को बताता है किसी भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारा ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, अब ए और बी, इसका जो डिस्टेंस होगा वो ए बी डिस्टेंस होगा। ए बी का डिस्टेंस मोड इसीलिए लगाते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इसलिए मोड लगाते हैं। और मतलब निकालेंगे कैसे, ये देखो, इस दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस उसका होल स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस उसका होल स्क्वायर का रूट। ये इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकल गया। सर एक बार फिर से बता दो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ये डिस्टेंस फॉर्मूला देखो क्या है। ए पॉइंट हमारा क्या है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मुझे ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिसको मैंने डिनोट करा ए बी से, ए बी के मोड से। मोड इसलिए लगाते हैं, मोड डिनोट करता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। अब कैसे निकाला? एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये होल स्क्वायर क्यों? डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, मतलब क्यों का तो कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा सर, ये ए बी की साइड में लाइन क्यों है? क्या चीज? ये ए बी के साइडों में लाइन क्यों पाई है? ये वाली, ये मैंने आपको बताया ना, ये ए बी का ये डिनोट करता है मोड को। मोड डिनोट करता है पॉजिटिव वैल्यू को, कि हमेशा ए बी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए हम मोड पा देते हैं कि भैया ये डिनोट करता है कि हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। डिस्टेंस है ना दो पॉइंटों के बीच का, तो दो पॉइंटों में जो डिस्टेंस आएगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये मोड डिनोट करता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं हम डिस्टेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल मान लिया, जैसे मान लो मैंने 4,5 ए पॉइंट ले लिया, बी ले लिया मैंने 8,9। ठीक है, अब मैंने ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट। 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर कितना देगा? 16। 9 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 कितना आ गया? रूट 32। और 32 जो है, कभी भी जैसे जो तुम ये डिस्टेंस निकालना, इसको फाइनल फैक्टराइज जरूर कर लेना। कभी और फैक्टराइज हमेशा करा करना, बस
32, उसको मतलब सिंप्लीफाई हमेशा करा करो। देख 2 16 4 2, रूट 2 की पावर 5। ठीक है। तो ये देखो रूट के अंदर से 2 की पावर 5 कहाँ से आ जाएगा भाई? ये मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 2 आ गए। तो ये पेयर बाहर, ये पेयर बाहर, तो 2 इंटू 2 रूट 2, ये आ जाएगा 4 रूट 2 यूनिट। अगर तो कोई यूनिट सर दे मैं रखे ये जैसे कह रहा था सेंटीमीटर कि या 5 बारी 2 आए। अच्छा, तो देखना जरा, किसी बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो एक बार ही। तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ, डिस्टेंस फॉर्मूला किसी को नहीं समझ में आया तो सर आपका माइक म्यूट हो। ठीक है। तो ये कोई ऐसा क्लास में बच्चा बैठा हुआ है जिसको कि डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं समझ में आया? आसान है ना? सर हमें रूट 2 की वैल्यू नहीं इसमें बुक करनी, सब 4 रूट 2 लिख के आंसर खत्म कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, रूट 2 की वैल्यू नहीं पुट करनी, इसी में ऐसे ही आंसर छोड़। अगर रूट 2 की वैल्यू पुट भी करनी होगी ना, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना वो रूट 2 की वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं दे। सर आपका माइक म्यूट हो गया। माइक म्यूट हो गया। और सर ये हमेशा यूनिट लिखने हैं, यूनिट्स भी? क्या? अगर तो देखो जैसे कि तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर मीटर या सेंटीमीटर दिया हो तो आपने वो मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस के आगे यहाँ पे यूनिट लिख देना, मीटर या सेंटीमीटर। अगर नहीं दे रखा कुछ भी, जैसे इसमें तुम्हारे को कोऑर्डिनेट दे रखे थे बस और डिस्टेंस निकालना था, तो सिर्फ यूनिट लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली एक्सरसाइज का बेसिक खत्म। ये इसी एक फॉर्मूले के ऊपर पहली सर ये एक्सरसाइज। इसी चैप्टर का बेसिक है बस? हाँ, इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का। अगली एक्सरसाइज का बेसिक्स अलग है। तो देखो तुम्हारे को दिखाए तो मैं क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ना जरा, लिखते साथ के साथ लिखते रहना, पहली बता रहा हूँ। हमारे को देखो क्या कह रहा है कि ये 3 पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और ये ना एग्जाम्पल अलग ही यूनिक है, आपको कहीं देखने को क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा एक्सरसाइज में। कह रहा है ये 3 पॉइंट है, ये डज द पॉइंट फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। पहले तो ये कहता है कि ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो कौन सी बनेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर सुनो। सबसे पहले तो बच्चों को समझ ही नहीं आता ये 3 पॉइंट मतलब क्या प्रूफ करना है। मतलब ये तो पता है कि 3 पॉइंटों से ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी, ये पूछ रहा है, बट इसमें हमारे को करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखना आपको क्या करना होता है कि 3 पॉइंटों से मैं 3 डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, 3 डिस्टेंस निकल सकते हैं ना। जैसे इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q, इसको ले लिया R, तो PQ डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, QR भी और PR भी। तो एक ट्राइंगल की अगर मैं देखूं तो तीनों लेंथ पता चल गई आपको, PQR, तो PQ डिस्टेंस भी निकल जाएगा, QR भी और PR भी। अब अगर ये 3 पॉइंट ट्राइंगल बना रहे हैं तो आप कोई से भी 2 लेंथ का सम करोगे ना तो हमेशा तीसरे से बड़ा आता है, ये कंडीशन होती है। कोई सी मान लो PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR, QR प्लस PR इज ग्रेटर देन PQ, PQ प्लस PR ग्रेटर देन QR। तो कोई सी भी हमेशा क्या था, दो सारे केसों में कोई भी 2 लेंथ का सम
तीसरे से बड़ा होगा अगर वो 3 पॉइंट ट्रायंगल बना रही है। अगर एक भी केस आपको ऐसा मिल जाता है कि 2 लेंथ का सम ग्रेटर नहीं आ रहा तीसरी साइड से, तो दैट मीन्स वो 3 पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे। एक कंसेप्ट समझ में आ गया? तो देखो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने 3 पॉइंटों का नाम दिया पी क्यू आर, ठीक है, तो हमेशा नाम देना है। लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि P, इसको नाम दे देना P, इसको दे देना नाम Q, इसको दे देना नाम R। और जब भी कोई पॉइंट होते हैं ना उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया होता तो हम खुद ही नाम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, लेट P हमारे पास 3,2 है, Q तुम्हारे पास -2, -3 है, और R तुम्हारे पास 2,3 है। ये पॉइंट ले ली। अब PQ डिस्टेंस ये लिखो पहले, लेट PQR, ये 3 पॉइंट हो गए। फिर देखो PQ डिस्टेंस देखो कैसे निकाला इसने PQ, एक्स में से। अब कई बच्चे कहते हैं सर ऐसे माइनस करना है कि ऐसे माइनस करना है, जैसे मर्जी कर लो। ऐसे माइनस करोगे तो दिस माइनस दिस, और फिर इसी डायरेक्शन में माइनस करो, तो ऐसे माइनस करो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। एक बार दोबारा करा देता हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाना। ये पी क्यू आर आ गए, तो हमारे को पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, एक्स कोऑर्डिनेट में से। अब कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, और या आप ऐसे भी कर सकते हो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। आंसर सेम आने वाला है दोनों ही केस में। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि पीछे वाला मेरी आदत बनी होती है, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये कितना है, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 25 √50, √50 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा 2 5√2 5√2, फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा मेरा 5√2 यूनिट। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, 5√2 समझ में आ गया ना कैसे? 2 25 5 5 5 1, तो ये 5 वाला पेयर बाहर निकल जाएगा, 5√2 आ जाएगा। ऐसी क्यू आर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा क्यू आर 2। अब देखो एक छोटी सी बात भी ध्यान रखना, ये माइनस ना कभी अगर हमें परेशान करता है, ध्यान से देखना, 2 माइनस करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 माइनस, या तो ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, जब 2 में से माइनस करना -2, तो माइनस इस -2 को क्या कर दो ब्रैकेट में, तो -2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ का रूट। 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 16 कितना हुआ 97। नहीं सॉरी यार, ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा ना, 6 आएगा। 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। अब 52 को फैक्टराइज करो। अब देखो कई तो फैक्टराइज होते ही नहीं है, जैसे फैक्टराइज करने का फायदा कब है, जब हमारे फैक्टर बने। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2√13, ठीक है। ऐसे पी आर डिस्टेंस निकालो, पी आर 2 - 3 का होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर का रूट 1 1 √2, ये आ गया। तो हमने पी क्यू डिस्टेंस भी निकाल दिया, क्यू आर डिस्टेंस भी निकाल दिया, और पी आर डिस्टेंस भी निकाल दिया। इतना निकाल दिया,
इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना रब कर दूं ये मैं? अब ये तो बुक में से भी देख लो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर ये ट्रायंगल वाले आपने कहा था कि ट्रायंगल ऐसे फॉर्म करते हैं, वो वाला बताना दो। तब बता रहा हूँ। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है देखो ये चीज आ गई है। अब कोई सी भी दो साइड का सम करोगे ना, तो देखो इसमें तीसरी साइड से बढ़ा रहा है, अब तुम्हारे को कैसे पता चलेगा? वैसे तो देखो रूट निकालना आपको आना चाहिए, रूट निकालना आपको आना चाहिए। रूट 2 की वैल्यू तो याद ही होती है हमारे को, 1.414 होती है रूट 2। देखो दो तीन वैल्यू याद कर लो। वैसे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रोक्स। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.736 अप्रोक्स। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 अप्रोक्स। इन तीनों की तो याद आप कर ही लो कि हाँ भाई कहीं कहीं पे वैल्यू पुट करने को आ जाती है। अच्छा ये रूट 13 की वैल्यू वैसे अंदाजा मारना हो कितना होगा? रूट 13 देखो किसके स्केयर के बीच में आ रहा है? 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, मतलब 3 और 4 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी। 3 और 4 के बीच में 3.567 ऐसे में है। मान लो 3.5 आ गई, 3.5 आ गई, ये कितना हो जाएगा? 7 अंदाजा। 3.5 इंटू 2 यार देखो 3, देखो जैसे 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है ना। ऐसे ही आप ये देखा करो, ये जो 13 है ये किसके बीच में आ रहा है? ठीक है, 13 किसके बीच में आ रहा है ये देखो। ये मतलब 13 कौन से दो नंबरों के स्केयर के बीच में आ रहा है? 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। जो 13 है ये 3 और 4 के स्केयर के बीच में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 3 और 4 के बीच में आई अगर अंदाजा मानना है। तो मैंने 3.5 ले ली, ये कितना देगा? 7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 1.4 बताई दी है, तो 1.5 मान लो पूरा पूरा। तो 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये 1 आ गया, ये 1.4 आ गया, 1.5 लगा लो। तो ये लगभग ये कितनी आ गई? 7.5 आ गई अप्रोक्स। ये कितनी आ गई? ये भी 5 और 1.5, ये भी मान लो 7.5 के करीब 7.5। आ जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगी 1.4। अब इन दोनों को ऐड करोगे, ये भी इससे भी ग्रेटर। इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे ग्रेटर, इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे ग्रेटर। तो कोई सी भी दो साइड का सम करके देख रहे हो तो ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रही है, पर फिर भी तुम्हारे को रूट निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता, एक क्लास में रूट निकालने की भी आपको सिखा दूंगा। वैसे सर हम आता रूट होगा। 2 को 1.5 ना लिख दें? अरे यार ये अंदाजा बता रहा हूँ, वैसे तो आप 1.4 ही ले लो ना। तो अगर आप देखते हो तो we observe any sum of any two side, sum of any two side is always greater than third side. Therefore we observe sum of any two side is always greater than third side. Therefore PQR form a triangle. सर ये
7.5 प्लस 7.5 ये फॉर्म तो कर नहीं रही 1.4 को। क्या ये 2√13 की वैल्यू और 5√2 इक्वल्स टू √2 तो नहीं आ रहा। 5√2 और 2√13 की वैल्यू √2 से बड़ी आ रही है ना, तो फिर ये भी मतलब इसका मतलब ये कि ट्रायंगल फॉर्म करेगी। यार हमने क्या देखना था कि ट्रायंगल कब फॉर्म करता है। कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए। इन दो साइड का सम इससे बड़ा आना चाहिए, इन दो साइड का सम इससे बड़ा आना चाहिए, इन दो साइड का सम इससे बड़ा आना, जो कि आ रहा है। कोई भी दो साइड का सम कर रहे हो तो वो तीसरे से ग्रेटर आ रही है, इसीलिए ये PQR ट्रायंगल फॉर्म कर। ठीक है, आ गया सर समझ में? हाँ जी। सर अगर जैसे ऐसे हो कि जब हमने 3 साइड्स निकाल ली उनमें से ऐसे आ रहा हो 5√17 2√13, तो हमें रूट की वैल्यू वहां पानी ही पड़ेगी। यार अगर फॉर्म में ट्रायंगल पूछा हुआ है, ट्रायंगल फॉर्म कर रही है नहीं कर रही, तो वैल्यू पुट करके ही तेरे को एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगी ना। अगर रूट की वैल्यू नहीं पुट करेगा तो तेरे को एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चलेगी। एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चलेगी तो सम ऑफ एनी टू साइड करके कैसे देखेगा कि वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसीलिए रूट की वैल्यू पुट करे बिना आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। मैं तो आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि अंदाजा भी अगर किसी बच्चे को रूट की वैल्यू पता निकालनी आती है ना, जैसे मैंने √13 की वैल्यू अंदाजा बता दी कि इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आनी है, क्योंकि 13 ये देख लिया, और कोई भी नंबर है ना, जैसे मैंने कहा 17, तो 17 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 17 कौन से दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? 4 और 5 4 के और बीच में। 5 तो 4.2। इसकी वैल्यू अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग आने वाली है। अब 4 पॉइंट समथिंग भी कैसे आएगी? देखो 4 के 17 4 के पास है, 4 के स्क्वायर के पास है, 5 से बहुत पीछे है, तो इसका मतलब 4.4 से 4.34 के बीच में ही आ जाएगी। मतलब 4.1 भी आ सकती है, 4.2 भी, 4.3 भी, 4.4 भी। एक अंदाजा बता रहा हूँ, बिना 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 कुछ करे आपको अंदाजा पता चल जाएगी क्या क्या नहीं। तो मैं तो उसी से कर डालता हूँ फटाफट। अब मान लो मेरे को ये नहीं भी करना होता ना, ये देखो मैं तुम्हारे को एक जनरल बता रहा हूँ, एक जनरल चीज। √2 की वैल्यू तो मैंने याद ही कर रखी है 1.4, ये तो एग्जैक्ट पता ही है। 1.4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 7.0 ही आ रही है। 1.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 7.0 समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जबकि ये बीचों बीच आ रही है, तो इसकी वैल्यू मैं लगभग ले लूंगा 3.5, तो ये लगभग 7.5 समथिंग लगा दी मैंने अंदाजा। 3.5 इंटू 3.5 लिया ना मैंने, तो ये भी आ जाएगा 7 के अप्रोक्स, और ये हमारा 1.4 ही है। तो अभी आप देखो, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है। ये हमारे को दिखाना नहीं है, ये मैं तो आपको दिखा रहा हूं ना, आपने सीधे लिख देना वी ऑब्जर्व्ड है सम ऑफ एनी टू साइड इज सबने ऑलवेज क्वेश्चन ग्रेटर 1 देन। की वैल्यू नहीं दिखानी 5√2 इक्वल्स टू 7। नहीं ये मत, ये नहीं, अगर तुम्हें एग्जैक्ट देखो, अगर तुमने वैल्यू दिखानी है तो आप अंदाजा नहीं मारोगे, फिर तो आपको एग्जैक्ट दिखानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे को अंदाजा लिख रहा हूं, तुमने अंदाजा वाली नहीं लिखी। अगर आपने नहीं वैल्यू रूट की पुट करनी है तो आपने डायरेक्ट ये ऐसे ही रहने देना और डायरेक्ट लिख देना ये लाइन। सर मतलब जो चेक कर रहा है पेपर सिर्फ वो ये देखेगा कि नीचे अगर आंसर में ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो बच्चे ने लिखा है तो हाँ ठीक है। हाँ, तो ये उन एग्जामिनर को इतना अगर दिख गया ना कि इस बंदे को कंडीशन पता है, तो वो सही कर देगा आपका आंसर। बच्चों को पता ही नहीं होता इस क्वेश्चन में भाई आखिर दिखाना क्या है। ठीक है,
वैसे तो रूट आपको निकालना आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो यार। रूट 9th में सारे बच्चों को सिखा रखा है। एक डिजिट का तुम्हें याद होगा मैंने प्रैक्टिस कराई थी, एक डिजिट के रूट कैसे निकालने, फिर 2 डिजिट के कैसे, फिर 3। फिर भी नहीं आता, फिर दोबारा सिखा दूंगा। सर एक बार बता दो। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये जो चार वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 शो दैट द पॉइंट 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर भी पूछ सकता है, रोम्बस भी पूछ सकता है, रेक्टेंगल भी पूछ सकता है, पैरेललोग्राम भी पूछ सकता है, तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इसका फिर भी बता देता हूँ आपको। इन्होंने क्या करा, ये तो बहुत सारी लाइनें लिखी है ना, मैं तो सीधे देता हूँ। लेट ए दिस, ए ये मान लिया, बी ये मान लिया, सी ये मान लिया, डी ये मान लिया। अब ए बी सी डी अगर मानते हो तो स्केयर के अगर ये पॉइंट होते हैं तो स्केयर में आपको याद है प्रॉपर्टी क्या होती थी, सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल आपस में इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल इक्वल टू ईच अदर। मतलब ए सी बी डी के बराबर होना चाहिए और ये चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है ना, तो चारों कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस से हम 6 डिस्टेंस निकाल देंगे। ए बी डिस्टेंस भी निकाल देंगे, बी सी भी, सी डी भी, ए डी भी, ए सी भी और बी डी भी। तो सर इसकी 4 दोनों वर्टिसेस से, प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। हाँ, चारों वर्टिसेस से 6 डिस्टेंस निकल गए। तो हाँ, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि भैया सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों चीजें डिस्टेंस फॉर्मूले में आप यही देखोगे ना, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हमारा वो स्क्वायर होता है। तो इन्होंने वही करा, ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी एंड बी डी। तो देखो चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, √34 और जो डायगोनल निकाले ए सी और बी डी वो आपस में इक्वल आ गया √68। तो दैट मीन्स हमारे since sides equal and diagonal equal to each other, therefore vertices form a sphere। क्या कहते हो? अब क्योंकि ये इन्होंने एक क्वेश्चन ये दे दिया, इसके बाकी की प्रॉपर्टियां भी हम समझ लेते हैं। देखो स्क्वायर को मैंने किससे जोड़ा था, रोम्बस से। स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये कल होमवर्क में है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे को लिख देना। मैं अभी आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल टू ईच अदर। और रोम्बस में क्या होता है, वैसे मेनली 4 आती है, और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो स्क्वायर रोम्बस को एक साथ याद किया करो। सिमिलर क्या है, चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होती है और स्क्वायर में भी इक्वल होती है। डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर के अंदर डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और रोम्बस में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेम होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कॉमन चीज क्या है, दोनों ही शेप्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल में डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल आपस में पैरेलल और डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम। याद होगी, स्क्वायर रोम्बस, स्क्वायर की भी साइड इक्वल, रोम्बस की भी साइड इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते आपस में। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को एक साथ बोला करो, रेक्टेंगल में भी रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेललोग्राम में भी रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और आपस में, और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं। याद करके डिस्टेंस फॉर्मूले से वो 6 डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे मेरे को। तो इसके बेसिस पर ये जो एक क्वेश्चन है, सर ये इसमें तो उन्होंने प्लस करा ऊपर। क्या जी, एग्जाम्पल 2 में देखो हम माइनस करते हैं ना, इन्होंने 4 + 4 का होल स्क्वायर। हाँ ये ऊपर यहाँ पे माइनस करा हुआ है ए बी में, और फिर बी सी में भी प्लस करा हुआ है 4 + 1। हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाते? सर वो बीडी माइनस में, हुआ है। बीडी में यू कर रखे है भाई, डी डी डिस्टेंस है
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, अच्छा इधर ठीक है सर, माइनस है ना। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड होता है कोलिनियर। कोलिनियर वर्ड क्या होता है बताओ? सर स्ट्रेट लाइन जाएगी मतलब कि। एकदम, 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर तब होते हैं। पॉइंट को बोला जाता है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। मालूम मैंने कहा 10 पॉइंट ये कोलिनियर है कि नहीं, तो 10 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये एक लाइन पाई, इसी पे 10 पॉइंट है, तो वो कोलिनियर है। 10 पॉइंट अगर एक लाइन पे नहीं है, मान लो मैं एक पॉइंट ऊपर है, अब मैंने कहा 10 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, आप बोलोगे नहीं। नहीं है। जिन भी पॉइंटों की बात होती है कि हाँ भाई ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। अब जनरली यहाँ पर 3 पॉइंटों का कॉन्सेप्ट आता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये प्रूव करो। तो पहले एक जनरल बात समझो मेरी। अब ये 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है कि नहीं है, या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। सेम ही बात हुई ना। अगर मैं कह रहा हूँ 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, दैट मींस वो 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब कोलिनियर में क्या होता है कि देखो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग 3 डिस्टेंस निकलेंगे, ए बी बी सी और ए सी। उन तीनों डिस्टेंस में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी के 2 डिस्टेंस के AC। सम के बराबर आएंगे। जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी के 2 डिस्टेंस के सम के बराबर आएंगे, अगर वो कोलिनियर हुए या एक लाइन पे लाई करते होंगे तो। समझ में आई सर मेरी बात? इसमें तो ऐसे अगर डिस्टेंस का तो नहीं होता, डिस्टेंस तो कुछ और भी हो सकता है कोलिनियर में, कम ज्यादा भी हो सकता है। क्यों भाई, क्यों ज्यादा हो सकता है? सर मैंने जैसे बोला कोलिनियर में। यहाँ कंडीशन समझ, कंडीशन कंडीशन क्या है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एसी है, सबसे बड़ा डिस्टेंस इधर यही दिख रहा है ना, एसी, तो वो बाकी के 2 डिस्टेंस के सम के बराबर तो हमेशा आएगा, जहां मर्जी पॉइंट ले ले। तो ये सी पॉइंट जो है, इसको दूसरी पाकिस्तान में ले ले, अभी भी एसी का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी आएगा। इसको जहां मर्जी खींच ले, इसको जहां मर्जी रख ले, इन तीनों पॉइंटों को एक लाइन के किसी भी कोने पे रख लो, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी के 2 डिस्टेंस के सम के बराबर ही दिखेगा तुम्हारे को डायग्राम में। ठीक है सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहता है, इस वाले क्वेश्चन में कहता है ये 3 लड़कियां हैं, आशिमा, भारती और कैमिला।